अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, ये शहरी रहमान साहब भी हमारे साथ थी और हम यही बात कर रहे थे कि भारत को हमने कह दिया है। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इस वक्त पोजीशन है क्या, क्योंकि देखिए भारत ने तो दरअंदाजी कर दी है, यानी हमारा बॉर्डर क्रॉस करके उसने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले कर दिए हैं, नुकसान भी पहुंचा है। ठीक है, हमने राफेल तैयारे गिराए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में फील क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें रिटेलिएट करना है, अभी जवाब देना है बेफिटिंग भारत को, अभी हम चाहते हैं कि क्या समझते हैं इनको मारा जाए? उससे पहले एक क्विक कमेंट, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा भारतीय मीडिया पे, मैं 5-6 दिन जाता रहा, जी भी है, पब्लिक भी है, इंक्लूडिंग जो बदतमीज आजम है अर्नब गोस्वामी। ऑनेस्टली भारतीय मीडिया इस वक्त जो है ना, जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार बना हुआ है। इनसेंट डिबेट होती है, आपको बात नहीं करने दी जाती, और आपकी बात ठीक है कि बेसिकली इट इज ऑल स्टेज मैनेज। तो ये आई थिंक एक पासिंग कमेंट था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। अभी आ जाते हैं जो रिस्पांस है। अच्छा, उसमें एक छोटी सी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वॉर जो अब एक तो वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, ये आई थिंक शक निकाल दें। सिर्फ ये है कि आज तक चूंकि पोस्ट उसका इरा है, सोशल मीडिया है और अवेयरनेस लेवल भी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर गार्बेज भी बहुत है। तो वॉर जो है इट्स अ सीरियस बिजनेस, और ना तो ये 2020 का मैच है कि जी उन्होंने चौका लगा दिया, अभी हम जब तक छक्का नहीं लगाएंगे तो तस्कीन नहीं होगी। लेट्स से जो एक सेंस है, या आई वुड से एक कौम की आप कह लें कि उमंगें जो हैं और वो पूरी होनी चाहिए। तो आपको जो भी आई थिंक कैलकुलेट करें, लास्ट टाइम स्विफ्ट टॉट जब पाकिस्तान ने किया तो उसमें 48 घंटे लगे थे जी, पहला रिस्पांस जो गया था, और फिर वो डीएस्केलेट भारत ने खुद ही कर दिया था। इस दफा आपने देखा कि जो फर्स्ट रिस्पांस था वो मिनट्स में चला गया था जी। अभी इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है, ये ठीक है। मीडिया वॉर के लिए तो भारत का बयानिया कह सकते हैं किस हद तक हम लोग भी जज्बाती हैं जी, उन्होंने अन्य 6.5 अटैक कर था, और डेफिनेटली हमारा लॉस हुआ, हमारे शोधा के एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बट भारत ने भी आई थिंक 13-14 दिन तो लगाए ना कैलकुलेट करने में, जो भी उनका नैरेटिव था। दे केम, उन्होंने प्रिपरेशन की और फिर आगे देखा आपने कि उसका जवाब दिया गया, इट वाज इन मिनट्स। अभी आ जाते हैं कि जो ओवरऑल सिचुएशन है जंग में क्या है। इसको एक एक्सरसाइज हुई थी अभी पिछले दिनों, चीफ गेस्ट का नाम था हैमर शील्ड। तो उसके 2 पहलू हैं, एक तो शील्ड है कि हम डिफेंस करेंगे, और जो आप लोग नजर आया बेसिकली इसमें पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज गिराए, और अभी इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रही, फ्रेंच इंटेलिजेंस खुद कंफर्म कर रही है कि जी डेफिनेटली राफेल गिरे और बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, भारत ने इससे बड़ा हटवाओ गया। उस एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा था हैमर शील्ड है। तो शील्ड आप कह लें कि डिस्प्ले हो चुकी है, उसने डिफेंस किया, उसने भारत को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हैमर अभी आना है, और दैट्स वाई आई थिंक जो बात हो रही है सिर्फ ये है कि अवाम को थोड़ा अवेयरनेस चाहिए कि इट्स नॉट अ 2020 मैच, या कोई फुटबॉल मैच नहीं है, या आप जैसे बैडमिंटन नहीं खेल रहे, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन ये जरूर है कि आई थिंक एक क्विकर रिस्पांस आना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तैयारी है, कल जो 2 स्पीचेस हुई, क्योंकि हमने शुरू से देखिए हमने यही कहा है कि जी अगर वो अटैक करेंगे, शुरू वो करेंगे तो हम जवाब देंगे, तो जवाब तो देना है। जी जी बिल्कुल। और उसमें देखिए वही होता है कि आपने ये नहीं है कि आपने अभी नेक्स्ट स्ट्रोक लगा देना है, देन यू वेट। आपने फिर जैसा चेस में होता है कि आपने लास्ट मूव तक कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही। कि लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं बात करता हूँ कि हमने लेट्स से स्ट्राइक की है, तो फिर देर मे बी ए काउंटर स्ट्राइक बाय इंडिया, और उसके बाद आपने फिर एक स्टेप आगे जाना है कि उसके अगला जो हमारा लायामल क्या होगा, उसकी तैयारी भी आपने करनी है, ताकि जो लेट्स से उनकी काउंटर स्ट्राइक आती है तो उसको फिर आप डिसआर्म भी करेंगे, डिफेंड। अच्छा, इसके अंदर लॉसेस भी होंगे। भारत में ये हुआ है कि भारत ने चूंकि बेसिकली इसको बॉलीवुड की, जैसा आपने खुद बताया कि इसको स्टेज मैनेज किया, इसको बॉलीवुड की फिल्म के तौर पे वो चला रहे हैं, तो वहाँ पे जो हीरो होता है वो मरता भी नहीं है और सबको मार मूर के तो आखिर पे पता है, ऐसा नहीं होता। वॉर टाइम में मैं सिर्फ मिसाल दूं, रशिया यूक्रेन वॉर की, और दो रशिया उसमें अच्छा लड़ा है, लेकिन शुरू में था कि ये जी 3 हफ्ते में रैप अप कर देगा यूक्रेन को। 1.5 साल हो गया लड़ाई हो रही है। सो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है आवाम को हाईलाइट करना। एक तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ, ये शक जहन से निकाल दें। बाकी ये पोस्ट ट्रुथ है, आप मीम भी बनाए, आप एंजॉय भी करें, और शायद ये वॉर फिर ऐसा ही है। साहब ये मुझे बताया, आपने रशिया और यूक्रेन की जैसे बात की, तो उसमें देखिए यूक्रेन तो वैसे कोई भी मुकाबले पे तो रशिया के कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर आपको पता है कि यूएस की तरफ से और ये सारे मामला जो बने और वेपन्स के मामला, तो आप इस खित्ते में क्या देखते हैं? हमारे दरीना दोस्त
चाइना की तरफ से बयानात बिल्कुल आ रहे हैं, ईरान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सऊदीया भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ इंडिया से भी मामलात इन ममालिक के चल रहे हैं। तो बड़ा क्रिटिकल है, ये एक फाइन लाइन है जिसपे हमें सिफारती सतह पर भी और फॉरेन ऑफिस को भी बड़ा मुतहर्रिक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई थिंक जो रीजनल और इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं खुद टर्की में उस वक्त मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। टर्की आई वुड से कि इस वक्त जो अवाम की राय है, आपको ये सर्वे करा दें। अच्छा, इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि इफ यू हैव अ सर्वे नाउ, मैं मुल्कों के नाम भी गिनवा देता हूँ। अपने रीजन में आप करवा रहे हैं नेपाल में, श्रीलंका, बांग्लादेश, देन मालदीव, मतलब यही है ना बेसिकली। जी जी। बारिंग अफगानिस्तान में डिवाइडेड है बिकॉज जो लेट्स से जी जी, आवाज जो है ब्रेक हो रही है, सॉरी, इनसे दोबारा राब्ता करते हैं। कुछ जो भी गुस्सा है वो निकाल। वेस्ट एशिया में टर्की। हेलो, आवाज आ रही है? जी वकास साहब, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रीजनल सपोर्ट है अवाम की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अवाम की राय क्या है। तो रीजन में जो हमारा साउथ एशिया है उसमें भारत के अलावा बाय एंड लार्ज यू हैव मोर देन 98% सपोर्ट है। नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। व्हेन यू कम टू वेस्ट एशिया, ईरान, टर्की में तो 100% है। अजरबैजान इज कम अप, बोस्निया हर्जेगोविना है। फिर आप अरब वर्ल्ड में आ जाए, ऑल्दो गवर्नमेंट्स का अपना एक स्टांस होता है, वो बैलेंस रखती है, लेकिन अरब स्ट्रीट जो है सोशल मीडिया पे लिटरली इट इज अगेन दे आर सेइंग कि जी पाकिस्तान इस्लाम के साथ है और हम इसको सपोर्ट करेंगे। बाकी देयर इज अ फिजिकल सपोर्ट, और टर्की ने भी अपना शिप भी भेजा है, और टर्की के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे डिफेंस कोलैबोरेशन है। यू विल सी मे बी अभी जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें मे बी मेरी असेसमेंट है कि टर्की का जो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग थी। जी ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो हमारे पोर्ट्स हैं और वो कितने सिक्योर हैं, नेवी कितनी अलर्ट है, और उस तरफ से कराची कितना वल्नरेबल है? आई थिंक तीनों सर्विसेज को आपने देखना है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं कि जो ड्रोन कैपेबिलिटी है मैरीटाइम नेवी को, नेवी में लोग जनरली समझते हैं सबमरीन और शिप्स होते हैं, नहीं, उसके अंदर मिसाइल सिस्टम है, उसके अंदर फिर ड्रोन सिस्टम है। आपका जो लेट्स से जो टर्किश ड्रोन है बैराक्टर जो है, जो नेवी के पास भी है, ये अंडमान आइलैंड तक को हिट कर सकता है। तो इसका मतलब जो भी वेंचर करेगी भारतीय नेवी या जो भी इनके शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो इट इज विद इन 7000 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट्स से एजेंसी में आपको 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज नहीं चाहिए, बिकॉज वाइजाग जो है विशाखापट्टनम होगी, करवार बेस है जहाँ से नेवी ऑपरेट करती है। उस लिहाज से आपका एक एरियल फ्रंटियर। अभी आपने देखा कि जो जहाज थे मिसाइल तो स्नीक करते हैं, देखें मिसाइल वॉरफेयर में इजराइल और ईरान के दरमियान आपको याद होगा दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हुई, उन्होंने भी किया, बिकॉज मिसाइल अभी हाइपरसोनिक सिस्टम से आप पहले अगर नीचे भी जाए 2.5 मैक पे, जिस तरह अभी भारत ने यूज किए हैं ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम है जो फ्रांस ने दिए उन्हें, तो वो पेनिट्रेट करें, सर आपके पास मिसाइल पेनिट्रेट करेंगे। हाँ, एयर कॉम्बैट है, ये नेवल एसेट्स हैं, उनको आते हुए आई थिंक बड़ा हौसला चाहिए। जिस तरह अभी 5 जहाज आपने गिराए तो भारत के अंदर गिराए, तो इस मीन्स कि आपका एरियल बॉर्डर जो आपने 200 किलोमीटर अंदर एक्सटेंड कर दी है भारत। इस तरह मैरीटाइम बाउंड्री आपकी 1500 मील एक्सटेंडेड है, तो उस लिहाज से ये जरूर है। हाँ, मैं मिसाइल पे एग्री करता हूँ, दोनों तरफ से स्ट्राइक्स होंगी इस वक्त। आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास या भारत के पास इतना बड़ा। अब इसराइल का भी जो डोम सिस्टम है, आप उसका साइज देखें, इसराइल मतलब इज लाइक कितना खजूर। एक और बहुत जरूरी सवाल, न्यूक्लियर का इस्तेमाल किस स्टेज पे किया जाएगा? ये तो आई थिंक इसमें जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, ये मैं बता दूं बिकॉज इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। somebody asked कि जी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे 2 न्यूक्लियर, उसने कहा जी when you enter a nuclear war room it's like entering a blind man entering a dark room with 100 windows and all 100 windows then entering into 100 rooms। सीधी बात है। इसका जवाब ना मोदी के पास है ना लेट्स से पाकिस्तान के पास है। इट्स ड्रेडफुल। और इसमें एक सर्वे हुआ था कोलोराडो यूनिवर्सिटी में कि अगर इंडिया पाकिस्तान की, मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, न्यूक्लियर वॉर होती है एंड 100 वॉर हेड्स आर एक्सचेंज, इट विल टेक आउट एंटायर साउथ एशिया, यानी आप कह रहे 2 अरब की आबादी तो गई, सारा मिडल ईस्ट जाएगा, हाफ ऑफ चाइना, पार्ट ऑफ रशिया, टर्की तक, और यूरोप में न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा एंड यू विल हैव लेट्स से आइस एज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ये मजाक नहीं है कि जो मोदी साहब का दिमाग खराब है। दैट्स व्हाई आई थिंक इंटरनेशनल सिक्योरिटी हैज टू कम इन, किसी के फेवर में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं क्लिंटन ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट डेंजरस रीजन। लेकिन इसमें एक ऐड कर दूं क्योंकि इसमें थ्योरीज आती हैं, टाइम हम तवज्जो, इसमें भी एक थ्योरी आई है
थर्ड न्यूक्लियर एज। और उसमें उन्होंने कहा जी कि चूंकि अभी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन और जो हाइपर वेलोसिटी वाले मिसाइल हैं, लॉटरिंग एमिनेशन, ये एक नई चीज आई है और जैसे यूक्रेन वॉर में आपने देखा है। जी जी। इससे ये कहता है कि अगर कोई पागल बैठा हुआ है कमांड पे, जैसा मूडी है या दैट्स ए पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो थिंक्स कि नहीं हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यूज करके ब्रीच कर सकते हैं, ये थर्ड न्यूक्लियर एज में बड़ा खतरनाक है। देन इट कैन लीड टू न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। मतलब जिस मुल्क को अपने राफेल जहाजों का ही नहीं पता कि उनकी असल पोटेंशियल क्या है, क्या पता होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या कर सकते हैं, इतने जब जाहिल हो। शुक्रिया आपने वक्त दिया।